हेलो। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं उनका भरपूर यूटिलाइजेशन आप लोग कर रहे होंगे, अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, कुछ क्वेरीज भी आपके माइंड में होगी। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आप सभी का। उस ग्रुप पर मैं असाइनमेंट्स भी अपलोड करता हूँ। उन असाइनमेंट्स को आप एक डायरी या एक रजिस्टर में डेट वाइज आप उन क्वेश्चंस को लिखिए, उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करिए। और सैटरडे और संडे को जब व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर जो पोस्ट करने की जो ऑल पार्टिसिपेंट्स का जो ऑप्शन है वो ऑन रहता है, इसलिए सैटरडे और संडे को आप अपनी जो भी असाइनमेंट्स आप कंप्लीट करते हैं उन्हें उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने नाम के साथ पोस्ट कीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दे रखा है। और एक तरह से एक डेटाबेस आप सभी का तैयार हो जाएगा हमारे पास, और उसी के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता रहेगा। आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपका भी सिलेबस टाइम बाउंड तरीके से पूरा होता जाएगा, और हमें भी थोड़ा ये रहेगा, एक तरह से फीडबैक है ये आप लोगों का, जिससे हमें भी ये रहेगा कि यस वी ऑल आर मेकिंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ फ्लो चार्ट्स के माध्यम से ये देखने की कोशिश की थी कि जो मेजर सेक्शंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज हैं वो साइंसेज हैं। साइंसेज को भी हम फॉर्मल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज में बांटते हैं। नेचुरल साइंसेज को फिजिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज में बांटते हैं। फिर आती है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में हमने देखा कि जो फिलोसॉफिकल स्टडीज़ हैं, एक तरह से एस्पेक्ट्स ऑफ जो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है, और क्रिटिकल और एनालिटिकल अप्रोच ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ में अप्लाई की जाती है। और जो लास्ट है वो है आर्ट्स। आर्ट्स एक तरह से लिबरल स्टडीज़ होती हैं, जो वेरियस एस्थेटिक, एक्सप्रेसिव और इमेजिनेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जो कल्पनात्मक या इमेजिनेटिव एक तरह से एक्सप्रेसिव या अभिव्यक्ति से भरे हुए या एक सौंदर्य से जुड़े हुए हमारे जो एस्पेक्ट है उनको हम आर्ट्स के सब्जेक्टों में बांटते हैं। इसके बाद हमने ये अलग अलग एक तरह से एक और फ्लो चार्ट है, इसमें अलग अलग जो नेचुरल साइंसेज हैं, फिजिकल साइंसेज कौन कौन सी हैं, लाइफ साइंसेज हैं, तो ये पूरा चार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ऑलमोस्ट वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पर आप जब आप कॉलेज कैंपस का हिस्सा बनते हैं तो यही सब्जेक्ट हैं जिनमें से आप किसी न किसी सब्जेक्ट्स में निरंतर आगे बढ़ने के लिए ऑप्ट करते हैं, उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं। फिर हमने थ्योरी और फैक्ट की, आपसी इंटर रिलेशनशिप की बात की। एमिनुअल कॉन्ट का जो एक फेमस एक तरह से हम कहेंगे जजमेंट है या एक जो इवेल्युएशन है इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में, कि विदाउट ए थ्योरी फैक्ट्स आर डम्ब, दे कांट स्पीक, देयर वॉइस हैज बीन गिवन टू देम बाय द वेरी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स, और विदाउट डेटा ऑफ फैक्ट्स ए थ्योरी इज ऑल्सो एम्प्टी, ब्लाइंड। A theory is a theory only when it is based on empirical facts. Otherwise, a theory is not more effective than a mere speculative effort. नेक्स्ट फिर हमने एक तरह से थ्योरी डेटा, एक तरह से उसी जो पहली स्लाइड है उसी का एक एलेबोरेटेड ये रूप है। तो हम स्विच करते हैं आगे की तरफ। ये जो स्लाइड थी यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो कंटिन्यूइंग डिबेट्स हैं सोशल साइंसेस इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, समाज जो वैज्ञानिक हैं, अलग अलग समाज विज्ञान हैं, उनमें जो रिसर्च की जाती है उनके संबंध में कुछ फंडामेंटल कुछ डिबेट्स हैं वो जो आज भी चली आ रही हैं। और ये डिबेट्स ऐसी हैं कि इधर और में हम इनका जवाब नहीं दे सकते हैं, बल्कि अलग अलग जो विद्वान हैं, विचारक हैं, वो दो भिन्न भिन्न कैंपों में बटे रहते हैं। अपने अपने जो पर्सपेक्टिव है, अपना अपना जो उनका स्टैंड है उसके बारे में वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, दूसरों की जो पोजीशन है उसे रिफ्यूट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लॉजिकल क्रिटिसिज्म होता है, और इस प्रकार से ये सारी कहानी चलती रहती है। तो जो मेजर कंटिन्यूइंग डिबेट्स है वो है पॉजिटिविज्म एंड रिलेटिविज्म, जिसको इंटरप्रेटिविज्म या एंटी पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। कि ये डिबेट हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है अप्रोच, फिर इन दोनों का सामूहिक रूप से हम कह सकते हैं पॉजिटिविस्टिक क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजीज वर्सेस इंटरप्रेटिविस्टिक क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज। तो ये एक बिगर डिबेट बन गई। और आपको मैंने किसी न किसी वीडियो में आपने ज़रूर ये पता कि ये एक तरह से मैंने डिस्कस किया होगा कि शुरुआती जो दौर था सोशियोलॉजी का, जो फाउंडिंग फादर्स थे, फॉर एग्जांपल ऑगस्ट कॉन्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, आप देखिए एमिल डर्कहाइम है,
ये सारे जो लोग थे ये पॉजिटिविस्टिक और क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज पे जोर देते थे। यानी कि इनका मानना था कि जैसे जो नेचुरल साइंसेज होती हैं वो प्रिसाइज मेजरमेंट और रिग्रेस ऑब्जर्वेशन के मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए जिस प्रकार से प्राकृतिक जो जगत है, वर्ल्ड ऑफ नेचुरल फिनोमिनन है, प्राकृतिक घटनाओं की जो दुनिया है, उनके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ नियम, उनकी जो लॉ लाइक रेगुलेटरीज हैं या कुछ यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से जो सोशल साइंसेज हैं, स्पेशली हम सोशियोलॉजी की बात करें तो उनमें भी प्राकृतिक विज्ञानों की यही पॉजिटिविस्टिक क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज को यूज किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और इसका एक एंटीथेटिकल एक तरह से वर्जन जो है वो सामने आया, जिसके मुख्य रूप से डील थे के बाद में आप देखो तो मैक्स वेबर एक तरह से मेन पिलर है, एक तरह से बेंचमार्क, उनकी जो फिलोसॉफी थी वो बेंचमार्क के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई। तो इंटरप्रेटिव क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज पर जोर देते थे। वो कहते थे कि नहीं, प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों का उपयोग सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समाज का संबंध मनुष्य के सामाजिक व्यवहार से है और मनुष्य को कतई हम एक मैटर के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्टिविटी है, एक विशिष्टता लिए हुए है, उसके खुद के कुछ मूल्य हैं, कुछ वैल्यू सिस्टम्स है, कुछ उसका खुद का कंसाइंस है, कॉन्शियसनेस है, परसेप्शन है, वर्ल्ड व्यू है, उसकी खुद की थॉट प्रोसेस है, जिसके बेसिस पे वो इवेल्युएट करता है चीज़ों को, अपने चारों ओर की जो दुनिया है, वर्ल्ड अराउंड हिम और हिज, और हर उसे वो उसको परसीव करता है, अपने सेंसरी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे वो अपनी एक दुनिया का निर्माण करता है, एक परसीव्ड रियलिटी को वो क्रिएट करता है, और इस परसीव्ड रियलिटी को किसी भी तरीके से हम प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों से नहीं समझ सकते हैं। तो ये एक तरफ से प्राकृतिक विज्ञानों की तरफ झुकाव और दूसरी तरफ से प्राकृतिक विज्ञानों से अलग एक विशिष्ट और एक ऑल्टरनेटिव जो एक मेथोडोलॉजी की तरफ समाजशास्त्र को धकेलने के जो प्रयास थे, ये आज भी चल रहे हैं। बस इस फर्क इतना ही है कि आज इधर और की जो डिबेट है वो लगभग एक कंक्लूडिंग स्टेज पे आ गई है, और आज इन दोनों के मध्य एक सिंथेटिक अप्रोच को हम यूज करते हैं, जिसे मिक्स मेथड रिसर्च मेथोडोलॉजीज के रूप में हम परिभाषित करते हैं। यानी कि कोई भी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, कोई भी जो एक रिसर्च गैप है, और उस रिसर्च गैप को भरने के लिए जो एक रिसर्च क्वेश्चंस या जो प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च है, उससे पूरा करने के लिए क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज और क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी दोनों का साथ साथ उपयोग करते हैं, यानी कि वो पैरेलल चलती हैं। तो ये जो दोनों बिग कैंप्स हैं, बिग डिवाइड्स हैं रिलेटेड टू दी मेथोडोलॉजी और जो एपिस्टेमोलॉजिकल ओंटोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, उनको दो भागों में बांट सकते हैं। इनके खुद के एज्यूम्शंस हैं, कुछ फाउंडेशंस हैं, और इसके भी कुछ एपिस्टेमोलॉजिकल ओंटोलॉजिकल फाउंडेशन एज्यूम्शंस हैं। तीसरा जो कंटिन्यूइंग डिबेट है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये एक समझने वाली बात है कि क्योंकि हम कहते हैं कि जो सोशल रिसर्च है वो एक लॉजिकल प्रोसेस है, एक उसमें एक तरह से रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करता है, बल्कि तार्किक रूप से हम किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तार्किक रूप से हम विभिन्न घटनाओं के कारणों, कॉजेज, और उन कॉजेज के जो इफेक्ट्स हैं उनके बीच के संबंध को देखने की कोशिश करते हैं। विभिन्न जो सामाजिक घटनाएं हैं उनमें जो अलग अलग वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, उन वेरिएबल्स के बीच में एक हाइपोथेटिकल रिलेशंस को हम एंटिसिपेट करते हैं, जिन्हें हम हाइपोथेसिस करते हैं, और उन्हीं एंटिसिपेटेड जो रिलेशंस हैं उन्हें हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन फिनोमिनन की एक तरह एम्पिरिकल एम्पिरिकल स्टडी करके उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी जुटाकर उन तथ्यों के आधार पर उन जो एक तरह से एस्टिमेटेड या एंटिसिपेटेड रिलेशंस हैं उनकी पुष्टि करते हैं, या तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, या उन्हें रिजेक्ट करते हैं। यदि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती हैं तो जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और यदि वो रिजेक्ट हो जाती हैं तो वो थ्योरीज रिफ्यूट कर दी जाती हैं। इससे इस सारी जो कहानी है उसे एक लीनियर डायग्राम या चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसमें है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। अब देखिए HDM, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। अब
जैसे नाम से लग रहा है हाइपोथेटिको मतलब बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, और डिडक्टिव मतलब डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व है इसमें, यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ मूव किया जाएगा। एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसकी जनरल स्टेटमेंट की पुष्टि करने के लिए पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट किए जाएंगे, प्रोसेस किए जाएंगे, और उनके बेसिस पे ये देखा जाएगा कि जो एक जनरल स्टेटमेंट था वो सही है या गलत है। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड में हम जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि एक थ्योरी होती है, थ्योरी की बेसिस पे हम टेस्टेबल या वर्केबल हाइपोथेसिस डिडक्ट करते हैं इससे, और ये हाइपोथेसिस है, इन्हें हम ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज के बेसिस पे हम या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। जब ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो एक तरह से थ्योरी वेरीफाई हो जाती है, या रिजेक्ट हो जाती है तो थ्योरी को रिफ्यूट कर दिया जाता है। तो ये सारी जो आर्ग्यूमेंट की एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में सारा आर्ग्यूमेंट चलता है, और इसे ही हम एक तरह से डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, जो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ मूव करता है। और इस प्रकार की रीजनिंग या आर्ग्यूमेंटेशन का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी जनरलाइज्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमारे पास है वो कितना सही है कितना गलत है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड का उपयोग करते हैं। तो ये थ्योरी वेरिफिकेशन के लिए हम एक तरह से यूज करते हैं, या थ्योरी रिफ्यूटेशन के लिए इस डिडक्टिव मेथोडोलॉजी का, डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये मेथोडोलॉजी की एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ, क्योंकि देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी जैसा इस नाम से स्पष्ट हो रहा है, मेथड प्लस ओलॉजी, स्टडी ऑफ द मेथड्स, थ्योरेटिकल एंड फिलोसॉफिकल डिस्कशंस अबाउट द लॉजिक रैशनल बिहाइंड यूजिंग और नॉट यूजिंग ए पर्टिकुलर मेथड, टूल और टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रैशनल रिलेटिव advantages and disadvantages of various research methods are attempted under the name methodology। तो एक तरह से मेथोडोलॉजी का तात्पर्य क्या हो गया कि सामाजिक अनुसंधान या किसी भी प्रकार का अनुसंधान हो, उसको पूरा करने के लिए जो भी मेथड्स है डेटा कलेक्शन के, उन मेथड्स की जो अलग अलग मेथड्स हैं उनकी सापेक्षिक जो उपयोगिता, उनके दोष गुण, क्यों एक विशेष प्रकार की रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक विशेष प्रकार के मेथड को उपयोग में लाना चाहिए, क्यों नहीं एक विशेष प्रकार के मेथड को उपयोग में लाया जा सकता है। तो इन सारे मुद्दों पर जो भी फिलोसॉफिकल या दार्शनिक जो भी एक तरह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैं, जो एक सैद्धांतिक वर्णन है, सैद्धांतिक डिस्कोर्स है, उन सबको मिलाकर हम मेथोडोलॉजी बोल देते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट, अब ये देखिए, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है उनके बीच में सिर्फ डायरेक्शन का भेद है, केवल डायरेक्शन उनकी अपोजिट है, बाकी अंदर की जो चीजें हैं उनका जो क्रक्स है या निचोड़ है या ऑब्जेक्टिव है वो लगभग एक ही है कि एक थ्योरी से हम शुरू करते हैं, थ्योरी से शुरू करके हम डेटा तक पहुंचते हैं, और दूसरे में हम डेटा से शुरू करके एक थ्योरी तक पहुंचते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये देखिए, जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें जनरल टू पर्टिकुलर मूव किया जाता है, जैसा कि हमने हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड में देखा था। तो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ, और इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो जस्ट अपोजिट है, उसमें पी से जी की तरफ, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ मूव किया जाता है। अब देखिए, थ्योरी से हाइपोथेसिस डिडक्ट किया हमने, और हाइपोथेसिस को इंपेरिकल डेटा के बेसिस पे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होगी तो एक्सेप्टेड हो जाती है हाइपोथेसिस, तो थ्योरी वेरीफाइड हो जाती है, एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाती है हाइपोथेसिस, तो थ्योरी रिफ्यूट हो जाती है। तो ये देखिए, ये हंसता हुआ चेहरा थ्योरी एक्सेप्टेंस को बता रही है, ये बेचारा दुखी चेहरा है वो थ्योरी रिजेक्शन को बता रहा है। उसी प्रकार से इंडक्टिव रीजनिंग है इंपेरिकल डेटा, यानी कि आप अपने चारों कोई भी थ्योरेटिकल परसेप्शन है, थ्योरेटिकल प्री ऑक्यूपेशन है, प्री आइडिया आपके पास नहीं है, बल्कि आप अपने चारों ओर की घटनाओं को देखते हो। जब बार बार एक प्रकार की कुछ पैटर्न को आप उसमें नोटिस करते हो, तो उस पैटर्न के बेसिस पर आप कुछ हाइपोथेसिस बनाते हो। इंपेरिकल डेटा, उसके बेसिस पर हाइपोथेसिस, आपने एक एस्टिमेटेड या एक परसीव्ड या एक एंटीसिपेटेड रिलेशंस के बारे में बात की। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, इसमें हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का जो एक स्टेप है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है वो स्टेप, इसमें हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का है। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन प्लस टेस्टिंग दोनों चलती है इसमें, क्योंकि आपने इंपेरिकल डेटा के बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाई, और हाइपोथेसिस जो बनाई उनको इंपेरिकल डेटा के बेसिस पे आप उनकी टेस्टिंग भी कर रहे हो। तो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन प्लस टेस्टिंग बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस इंडक्टिव रीजनिंग।
और एक्सेप्टेड हो जाती है तो सेम काइंड ऑफ लॉजिक इज फॉलोड हियर। इन एक्सेप्ट हो जाती है तो न्यू थ्योरी बन जाती है, और रिजेक्ट हो जाती है तो नो थ्योरी होती है, कोई भी थ्योरी नहीं है, क्योंकि आपने यू स्टार्टेड विद हैविंग नो पर्टिकुलर थ्योरेटिकल स्टैंडिंग, तो आपके पास कोई थ्योरी थी नहीं। हाँ, आपने एक ऑब्जर्वेशन किया रियल वर्ल्ड सिचुएशंस का, एक पैटर्न को पकड़ा, उस पैटर्न के बेसिस पे आपने हाइपोथेसिस बनाई, हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट किया तो एक न्यू थ्योरी बन गई, एक्सेप्ट हो गई तो रिजेक्ट हो गई तो कोई नो थ्योरी। ये चेहरे आपको सारी कहानी बता दे रहे हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है इसमें देखिए प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी बिल्डिंग इन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल थ्योराइजिंग। अब ये जो प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी बिल्डिंग है, ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपके कहीं ना कहीं ये सारी बातें, ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपकी जो आगे मेन कोर्स शुरू होगा, मेन टेक्स्ट की जो स्टडी शुरू होगी, वो आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगी। आज अगर आपने ये नहीं समझे हैं, मैंने बहुत मेहनत की है इन स्लाइड्स को बनाने में, तो आप थोड़ा जस्टिफाई कीजिएगा मेरी मेहनत को और इनको अच्छे से एक तरह से पूछें, आप देखें, नहीं समझ में आए वो मुझे please ask me various kind of questions. I will try my level best to get you all rid out of all kind of queries. अब देखिए ये मैंने दोनों को मिला दिया है, इंडक्टिव डिडक्टिव को, केस 1 केस 2। केस 1 क्या था, हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ऑब्जर्वेशन, ये इंडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं हम। अब ये इंडक्टिव और डिडक्टिव में डायरेक्शन का ही डिफरेंस है, तो आप याद कैसे करोगे कि आई वाला कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए पर्टिकुलर टू जनरल और जनरल टू पर्टिकुलर, आप देखते हो एक इंडक्टिव है एक है डिडक्टिव। ABCD में पहले डिडक्टिव आता है और GB पहले आता है P से, तो D वाला तो हो गया G, और I बाद में आता है, P बाद में आता है, तो I वाला हो गया P। तो डिडक्टिव वाला तो हो गया जनरल टू पर्टिकुलर और इंडक्टिव वाला हो गया पर्टिकुलर टू जनरल। तो अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, एक पैटर्न को पकड़ा, इंपेरिकल डेटा कलेक्शन किया आपने, और फिर जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स, फिर जो भी डेटा था आपने उसके आधार पर फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर दिया और अपना एक न्यू थ्योरी बना दी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ आपने मूव कर दिया। अब ये न्यू थ्योरी बन गई। अब देखिए आप केस 2 जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपके पास एक थ्योरी है, भले न्यू हो या ओल्ड हो कोई भी हो, बट यू आर इन ए पोजीशन टू हैव ए काइंड ऑफ पर्टिकुलर थ्योरी। अब आप थ्योरी गए, यहां से आपने डिड्यूस क्या किया, हाइपोथेसिस। ये देखो पैटर्न जो पहले डिस्कस किया था वो शुरू हो गया, एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट आपके पास, फिर आपने वहां से हाइपोथेसिस डिड्यूस की, हाइपोथेसिस को आपने हाइपोथेसिस किसको डायरेक्ट करती है, इंपेरिकल डेटा कलेक्शन को डायरेक्ट करती है, इंपेरिकल डेटा कलेक्शन लीड्स टू द डेटा एनालिसिस। ये डेटा एनालिसिस आपकी हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करता है या आपके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है। अगर आपको एक्सेप्ट करता है तो कंफर्म हो जाती है आपका थ्योरी, और रिजेक्ट करता है तो आपकी रिफ्यूट हो जाती है थ्योरी। तो ये केस 2 है, इसमें जो जनरल है वहां से पर्टिकुलर की तरफ मूव कर रहे हैं हम। तो ये G से P है, ये P से G है, तो एक तरह से देखो तो ये पूरा लूप बन गया एक। ये सारी कहानी है आपकी। ये देखिए डिडक्टिव रीजनिंग हो गई है, इतना पोर्शन है ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग हो गया, और ये जो पोर्शन है ये आपका इंडक्टिव रीजनिंग हो गया। और इन दोनों ही काम ये रिसर्च में चलते रहते हैं, पैरेलल चलते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, मोटा मोटा यही है एक तरह से, डिडक्टिव थ्योरी वेरिफिकेशन और एक तरह से डिडक्टिव रीजनिंग। ये हो गया सेम है, थ्योराइज कंस्ट्रक्शन, डिड्यूस करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इंपेरिकल डेटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं का टुकड़ा है ये, उन्हीं को तोड़ रहा है। अब देखिए एपिस्टिमोलॉजी, ये एक शब्द आता है एपिस्टिमोलॉजी, एक शब्द आता है ओंटोलॉजी। ये दो शब्द आपको बार बार परेशान करेंगे। ओंटोलॉजी होता है तत्व मीमांसा और एपिस्टिमोलॉजी होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का तात्पर्य है थ्योरी ऑफ नॉलेज, और ये तत्व मीमांसा का तात्पर्य है थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग। कोई भी चीज है उसकी प्रकृति कैसी है, जैसे इंसान की प्रकृति क्या है, भगवान की प्रकृति क्या है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, आत्मा की प्रकृति क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना कि कोई चीज कैसी है, उससे जुड़े हुए जो भी फिलोसॉफिकल आइडियाज होते हैं उन्हें हम ओंटोलॉजी की श्रेणी में डालते हैं। ये दर्शन शास्त्र की एक पर्टिकुलर शाखा है जिसमें हम पदार्थ की या बीइंग होने की अवस्था के बारे में एक तरह से दार्शनिक विचार मत प्रस्तुत करते हैं। वहीं ज्ञान मीमांसा है वो एक तरह से ज्ञान क्या सिद्धांत है कि व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज वी कैन हैव अबाउट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ बीइंग और ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग। किसी भी चीज जो अस्तित्व में है उसके बारे में हम कैसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और बाय फॉलोइंग विच प्रोसीजर और मेथड वी कैन एक्वायर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट दैट थिंग और दैट बीइंग। वो सारी जो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है उन्हें हम ज्ञान मीमांसा के अंदर रखते हैं। तो एक तरह से ज्ञान का सिद्धांत है ज्ञान मीमांसा, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, अप्रायरी नॉलेज,
ए पोस्टीरियर नॉलेज, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि लैटिन वर्ड है दोनों, पोस्टीरियर और प्रायोरी। ए प्रायोरी का मतलब है पहले से आपके पास कोई ना कोई अनुभव है या कोई ना कोई ज्ञान है, कोई थियोटिकल आपके पास कंस्ट्रक्ट है जिसके बेसिस पे आप घटनाओं की व्याख्या कर रहे हो। तो ए प्रायोरी नॉलेज हो गया, थ्योरी वेरिफिकेशन के लिए काम आता है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि थ्योरी है यानी कि जनरल, एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल टू पर्टिकुलर मूव कर रहे हो आप, जनरल टू पर्टिकुलर मूव कर रहे हो, यानी कि ये डिडक्टिव रीजनिंग है। तो डिडक्टिव रीजनिंग का क्या उद्देश्य था? थ्योरी वेरिफिकेशन था, डिडक्टिव रीजनिंग आर्ग्यूमेंट्स, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड, जनरल टू पर्टिकुलर मूव। और इधर है ए पोस्टीरियोरी मेथड। क्या होता है पोस्टीरियर नॉलेज? क्या होता है कि आपके पास घटनाएं पहले घट जाती हैं, आप उन घटित होने वाली घटनाओं को देखते हो, उनको पैटर्न को पकड़ते हो, फिर एक थ्योरी का निर्माण करते हो, यानी कि थ्योरी जनरेशन का, थ्योरी कंस्ट्रक्शन का काम होता है इसमें। और ये इंडक्टिव रीजनिंग है, आर्ग्यूमेंट है, ये लॉजिको एक्सपेरिमेंटल साइंस है। पेरेटो ने समाजशास्त्र को लॉजिको एक्सपेरिमेंटल साइंस का है। और अधिकांश रूप समाजशास्त्र की ये मानना था कि यदि समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समान एक नेचुरलिस्टिक साइंस ऑफ सोसाइटी बनना है तो उसे निश्चित रूप से इस जो पर्टिकुलर टू जनरल वाला पैटर्न है, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग है, इस इंडक्टिव रीजनिंग के डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा और उसे एक लॉजिको एक्सपेरिमेंटल साइंस बनना पड़ेगा। पेरेटो ने इसी प्रकार की समाजशास्त्र की प्रकृति की एक तरह से रिकमेंडेशन की थी। ये वो डिडक्टिव रीजनिंग वाला है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग, ऑल दिस थिंग। अब है रिसर्च। अब देखिए रिसर्च की जो प्रोसेस है, अब हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आ रहे हैं कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की क्या उद्देश्य है और रिसर्च की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं होती है या मीनिंग क्या होता है इसका। देखिए रिसर्च, दो शब्द हैं, अ रिकरेंट प्रोसेस ऑफ नोइंग, री प्लस सर्च। री मीन्स रिकरेंट, बार बार, रिपीटेड वे, और सर्च मतलब टू फाइंड आउट। एंड व्हाट टू फाइंड आउट इन सोशल रिसर्च? टू फाइंड आउट द ट्रुथ, टू फाइंड आउट द ट्रुथ, ट्रुथ और रियलिटी, ट्रुथ और रियलिटी। तो बार बार, अब चूंकि सोशल रिसर्च की बात कर रहे हैं हम, अगर सिर्फ रिसर्च की बात करें तो बार बार सत्य को ढूंढना, बार बार सत्य की खोज करना रिसर्च कहलाता है। और जब यही बार बार सत्य की खोज या बार बार वास्तविकता की खोज हम मानव के सामाजिक व्यवहार या समाज की विभिन्न घटनाओं के संबंध में करते हैं तो ये सोशल रिसर्च बन जाता है। यानी कि सोशल री प्लस सर्च, ये तीन शब्द हो गए, सोशल प्लस री प्लस सर्च। बार बार ट्रुथ को किससे रिलेटेड? दी सोशल से रिलेटेड ट्रुथ को बार बार खोजने की जो प्रक्रिया है उसे हम सोशल रिसर्च बोलते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर एक, टू क्रिएट ए बॉडी ऑफ रिलायबल एंड वैलिड एंड टेस्टेबल नॉलेज अबाउट ए सब्जेक्ट अंडर स्टडी। किसी भी घटना के संबंध में वैध, प्रमाणित और विश्वसनीय ज्ञान का सृजन करना। टू क्रिएट ए न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज, एक नए ज्ञान का सृजन करना किसी भी घटना के संबंध में। वहीं दूसरा इसका क्या है? टू री एग्जामिन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द लाइट ऑफ न्यू डेटा एंड टाइम स्पेस कॉन्टेक्स्ट। समय बदलता है, चीजें बदलती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो जो ज्ञान आज आपके पास है, क्या वो ज्ञान सही है? क्या वो ज्ञान स्टिल इट इज इन द पोजीशन टू एड्रेस द चेंज्ड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स और नॉट? क्या बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार जो घटनाएं हैं उनकी व्याख्या करने के लिए जो उपलब्ध ज्ञान है वो सही है? अगर नहीं है तो फिर उसकी टेस्टिंग करना कि सही है तो ठीक है, नहीं है तो नए ज्ञान का सृजन करने की जो प्रक्रिया है। तो रिसर्च में दोनों होते हैं, नए ज्ञान का सृजन और उपलब्ध ज्ञान की नई परिस्थितियों के अनुसार उसकी पुष्टि करना, री एग्जामिन करना। अब देखिए ये लास्ट स्लाइड है आज की इस लेक्चर की। इसमें आपको सोशल और रिसर्च, सोशल रिसर्च की मैं मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा मोटे मोटे रूप से। ये जो कैरेक्टर्स हैं सोशल रिसर्च की, स्पेलिंग में ही इसके सारे विशेषताएं छुपी हुई है कि सामाजिक की रिसर्च की जो प्रोसेस होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, और सोशल रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। देखिए सोशल का मतलब है अबाउट नोइंग दी सोशल। अब दी सोशल क्या होता है? दी सोशल हर वो चीज है जो एक व्यक्ति की वजह से अस्तित्व में नहीं है बल्कि एक से अधिक लोगों की सामूहिक क्रियाओं की वजह से है। Everything that is the product of the interactions or actions between more than two human beings is called the social, सामाजिक है हर वो चीज। तो सोशियोलॉजी डिकोड
और एनकोड। जो सोशियोलॉजी है एक तरह से सोशल लाइफ जो है वो द सोशल इज ऑलवेज एनकोडेड। ये जो सोशल है ये हमेशा एनकोडेड होता है, और इसको डिकोड करने का काम कौन करता है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी उन नियमों की खोजने की कोशिश करता है जो इस सोशल को एक पैटर्न देता है, इसको सोशल को एक तरह से नियमबद्ध बना देता है। और अब ये देखिए कल्चर ऑफ फेथ और कल्चर ऑफ डाउट, ये सेप्टिसिज्म कल्चर ऑफ फेथ को सुपरनेचुरल जो फेथ है कि एक तरफ जो धार्मिक ज्ञान था या जो थियोलॉजिकल नॉलेज था वो कल्चर ऑफ फेथ पे विश्वास करता था। जो राजा महाराजाओं ने जो जो पीपल इन दी पोजीशंस ऑफ पावर थे उन्होंने जो कह दिया उसको एज इट इज मान लेते थे। लेकिन कल्चर ऑफ वर्सेस कल्चर ऑफ डाउट जो है, जो सेप्टिसिज्म संशयवाद, विज्ञान की जो आधारशिला वो संशयवाद पे रखी गई थी। यानी कि आप डाउट करो, डोंट एक्सेप्ट थिंग, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर टू बी देयर। क्योंकि चीजें वैसी नहीं है जैसी वो दिखती हैं, आप डाउट करो एक पुलिस की तरह। तो ये कल्चर ऑफ फेथ वर्सेस कल्चर ऑफ डाउट है। अब रिसर्च के जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं इनकी बेसिस पे हम रिसर्च की विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए आर का मतलब रैशनल थिंकिंग। जो रिसर्च है वो तार्किक चिंतन की एक प्रक्रिया है। इसमें इमोशनल थिंकिंग नहीं है बल्कि रैशनल थिंकिंग है, एक तरह से सिक्वेंशियल थिंकिंग है, एक स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग इसमें की जाती है। इसमें रैशनैलिटी इन्वॉल्व है, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल जो एफर्ट्स है, कॉग्निटिव एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ई से हो गया ये एथिकली डिजाइंड होता है, यानी कि हर एक रिसर्च प्रोसेस में जो अनुसंधान करता है उसे अपनी एथिकल पोजीशन को पहले से स्पष्ट करना पड़ता है ताकि रिसर्च की प्रोसेस जो कि एक कोलैबोरेटिव एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है उसमें उत्तरदाता या जहां से वो डेटा कलेक्ट कर रहा है उनके सामने अपनी एथिकल पोजीशन को वो पहले से स्पष्ट कर देता है। एथिकल पोजीशन ऑफ द रिसर्चर शुड बी मेड क्लियर टू द रिस्पोंडेंट्स। एस हो गया, देखिए एक सेप्टिसिज्म जो मैंने पहले अभी डिस्कस किया था। एस को एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और रिग्रेस प्रोसेस के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि रिसर्च एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें सेप्टिसिज्म के नॉर्म को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है ई, अगेन इट्स ई। ये हो गया एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब है ये एक तरह से विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। आप हर कोई व्यक्ति रिसर्च की भाषा नहीं जान सकता है, हर कोई व्यक्ति रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए ट्रेनिंग, वेल ट्रेंड, वेल इंटेलेक्चुअली क्राफ्टेड आपकी एक थिंकिंग होनी चाहिए। तो एक्सपर्टीज ये स्किल सेट की आवश्यकता पड़ती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ए हो गया एब्स्ट्रैक्टनेस, एक तरह से या आप देखो तो एनालिटिकल अप्रोच। इसमें एक विश्लेषणात्मक आपका एक दृष्टिकोण रहता है। आप चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में देखकर उन सब की एक सिस्टमेटिक तरीके से उनकी स्टडी करते हो, उन सबको जोड़कर आपस में देखते हो। एक अमूर्तीकरण की आपकी एक अप्रोच होती है। आर से हो गया रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब है योर रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी कंसर्न विद द डे टू डे रियल लाइफ सिचुएशंस। आप रेलेवेंट नहीं हो अगर आप आज अगर मैं आपको कहूं कि आज के टाइम में कोई वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या कर रहा है तो वो रेलेवेंट नहीं, क्योंकि वर्ण आश्रम दोनों अव्यवस्थाएं आज नहीं रही है ना। तो आज की जो रेलेवेंट होना का मतलब है कि वो आपके चारों ओर की जो वास्तविक रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको वो एड्रेस कर सके। आप बेरोजगार की समस्या को एड्रेस कीजिए, आपकी रिसर्च रेलेवेंट है। आप डीमोनेटाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं उनको आप कीजिए। आप जो रेप केसेस हैं वो रेप केसेस जो है, रेप की जो इवेंट्स बढ़ रहे हैं, इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो ये रियल वर्ल्ड सिचुएशंस हैं। इनसे जोड़कर आप रिसर्च को जब तक कंडक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी रिलेवेंट नहीं होगी और वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं कहलाएगी। सी से हो गया कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज। ये क्रिटिकल अप्रोच होती है। इसमें क्रिटिकल अप्रोच पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि जो रिसर्च होती है उसमें क्रिटिकल अप्रोच के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं मानता है। और एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है ही, मैंने आपको बताया कि डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको रेस्पोंडेंट के साथ मिलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, अपनी एथिकल जो स्टैंडिंग है उसे क्लियर करना पड़ता है, तभी एक कोऑपरेटिव माहौल बनता है और उसमें आप डेटा कलेक्ट करने की स्थिति में आते हैं। एच हो गया ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड असेसमेंट। अब एच का मतलब हो गया ऑनेस्ट प्रोसेस है ये। आप इसमें तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल दैट लेट डेटा स्पीक फॉर देमसेल्फ। जैसी चीजें हैं, यू नीड नॉट टू कलर द डेटा। You are not supposed to impose your own personal meanings on data। तो ऑनेस्टी आप में उस लेवल की होनी चाहिए। आप बायस्ड नहीं होंगे, बिल्कुल भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं रखेंगे, वैल्यू जजमेंट्स नहीं करेंगे, बल्कि वैल्यू रेफरेंस की तरफ तो जा सकते हैं लेकिन वैल्यू जजमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो अनड्यू रोमांटिसिज्म जो है ना, कि भाई आपने एक हाइपोथेसिस बना ली, आपने माना कि दो घटनाएं ए और बी इस पर्टिकुलर तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, ए बी को
को जन्म दे रही है, ना कि बी ए को जन्म दे रही है। फिर आपने हाइपोथेसिस ये बनाई, फिर आपने डेटा कलेक्ट किए, लेकिन यदि डेटा कह रही है कि नहीं ए को बी ने जन्म नहीं दिया, बल्कि बी इज द रियल कॉज फॉर द हैपनिंग ऑफ द ए, लेकिन आप अनड्यू रोमांटिसिज्म से ग्रसित हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी इंसल्ट हो जाएगी, जो मेरी जो इंटेलेक्चुअल एक तरह से जो सर्किल है उसमें यह बात हो जाएगी कि उसकी जो हाइपोथेसिस है गलत प्रूव हो गई। तो नहीं, हमें क्या करना है, हमें ऑनेस्ट रहना है। डेटा, जैसा भी डेटा सेट हमारे पास है उसके बेसिस पे हमें वी मस्ट बी इन ए पोजिशन टू एक्सेप्ट the position that on the basis of data collected or analyzed we can either accept और रिजेक्ट आवर हाइपोथेसिस। तो ये सारी जो एक तरह से विशेषताएं हैं कुछ इसकी, ये रियल वर्ल्ड इवेंट्स है, आइडेंटिफिएबल, ऑब्जर्वेबल होती है, मेजरेबल होती है और कंपेरेबल होती है। इफ यू कांट मेजर यू कांट बी प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड रिलायबल इन योर लाइफ। एक बहुत अच्छा शब्द है, इफ यू कांट मेजर यू कांट मैटर। यदि आप मेजर नहीं कर सकते हैं तो आप जो भी कहेंगे वो मैटर नहीं करेगा। स्टैटिस्टिकल, और इसीलिए स्टैटिस्टिकल टूल और टेक्निक्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल रिसर्च में आज के तारीख में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से हम देखें तो जो शुरुआती समाजशास्त्र था जिसमें क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी की तरफ झुकाव था, फिर धीरे धीरे क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की तरफ झुकाव है, और एक बार फिर से जो क्लासिकल इंटरेस्ट था उसका रिवाइवल हुआ है। आज एक बार फिर से हम स्टैटिस्टिकल टूल का मैक्सिमम उपयोग करते हैं, और सामाजिक जो अनुसंधान के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी अधिक से अधिक हम टेक्निक, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल जो फिगर्स है, मेजरमेंट है, उनका उपयोग करते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं टू ऑपरेशनलाइज दी कंसेप्ट्स। ठीक है, अब अगस्त कॉम थे इन्होंने अब ये 3 ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कंपेरेटिव मेथड्स की बात की थी। अब देखिए कैटेगोरिकल कंसेप्ट, डेवलपिंग कोई मतलब नहीं है इसका। तो इस प्रकार से हमने ये आज तक रिसर्च से जुड़े हुए जो वेरियस एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, कंसेप्ट्स, ऑन्टोलॉजिकल डिबेट्स, कंटिन्यूइंग डिबेट्स, जो भी मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में बात कर ली। यहाँ तक हमारी स्लाइड्स पूरी हो चुकी हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें वी विल ट्राई टू स्ट्रिक्टली क्लिंग टू दी आवर syllabus prescribed by the MGC University. So it's enough for today. Take care of yourself and your family members. See you soon in the next video. Till then, peace out. Thank you so much.